गुड 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 मॉर्निंग। है ना। बिना हमको देख रहा है। भाई हमको दिख रहा है। वेरी गुड। वीडियो नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग। रवि कुमार मंडल जी, राम राम भाई, कैसे हैं? सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं, कह रहे हैं। क्या? ऐसे बहुत सारे आंकड़े आते रहते हैं। कैसे? जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों की एक तरीके से मौत हुई थी, वैसे ही 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें तोंद की समस्या से मृत्यु होने की संभावना है। 400 करोड़ लोग। 2040 तक। सावन में वेलकम है भाई, सभी का सावन में स्वागत है। और यहाँ पर दिख रहा है सर, आवाज भी आ रही है। चलिए, समास हम लोग पढ़ रहे थे, समास के भेद को हमने स्टार्ट किया था। आज उसी समास को आगे शुरुआत करेंगे। समास। देखा नहीं। नो वीडियो। अरे वीडियो आ रहा है, सब कुछ आएगा, बिना आए कहाँ जाएगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी देख तू फिर मैं जीता हूँ। मतलब कहते हैं कि छोटी मोटी परेशानियां हमारी लाइफ में आती रहती है, और छोटी मोटी परेशानियों को दरकिनार करके, इधर उधर फेंक करके मैं जल्द ही खड़ा हो जाऊंगा और जल्द ही आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। गुड मॉर्निंग। प्रियंका कश्यप जी कह रहे हैं कि मेरी भी बात सुन लो। हम्म, चलें। चले, बहुत है अब। बढ़िया, सभी लोगों का जवाब आ ही चुका है। अब हम यहाँ पर समास के बारे में बात करते हैं। समास में अगर हम बात करते हैं, समास की परिभाषा, अलग अलग अर्थ रखने वाले दो पदों या शब्दों, पूर्व पद उत्तर पद के मेल से बना जो तीसरा शब्द होता है, वह समास या समस्त पद कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्त पद बनता है वही सामासिक प्रक्रिया कहलाती है, जिसके बारे में मैंने कल आपको बता दिया। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा दोनों को योग से नया शब्द बनते हैं। उसका अर्थ दोनों से अलग होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। समास रचना दो पदों या दो शब्दों के बीच होती है तथा पहला पद पूर्व पद और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है या परपद कहलाता है। पूर्व पद और उत्तर पद के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। यह हमने आपको कल की क्लास में बता दिया था ना। ठीक है, तो अब आगे जरा देखते हैं। इसमें मैंने आपको बोला था अव्ययी भाव समास शुरू करेंगे। इसको मैंने आपको बता ही दिया है, एक ये वही चीज है और इसका पीडीएफ दे दिया है।
आज समास में हमने यह भी बताया था पदों की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, 4। और अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से टोटल समास की संख्या हमने 6 बताई है। आज शुरू कर रहे हैं हम पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास या एक्स्ट्रावेंजस अगर बात करते हैं वैगेंस के बारे में तो बहुत ही आसान है। देखो पहले हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पर, वहां मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि समास का मेल क्या हो रहा है, दो पदों के मिलने से बन रहा है। अभी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वह अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। बड़े ध्यान से समझिएगा। अव्ययी भाव समास को मैंने बताया था पहला समास। कौन सा? पहला समास। पहले समास में मैंने बताया था पहला परिवार। पहला परिवार, चाहे परिवार हमारा हो चाहे परिवार जो है समास का हो, ठीक है। पहले परिवार में मैंने क्या बताया था कि भाई माता की बहुत चलती है। किसकी? माता की बहुत चलती है। अर्थात प्रथम कौन होता है? प्रथम गुरु हमारी माता होती है ना। तो प्रथम पद अर्थात मातृपद प्रधान, अर्थात प्रथम पद प्रधान। अब यहाँ पर एक पद ये है और एक पद ये, इसको हम कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं हम उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद, या इसी को हम पर पद भी कहते हैं। पर मतलब बाद में होता है, पर पद। तो पूर्व पद यहां पर क्या होगा? पूर्व पद या पहला पद? पहला पद। पूर्व पद या पहला पद? पूर्व पद होगा प्रधान। क्या होगा? जो पूर्व पद है यह होगा प्रधान, मतलब इसका महत्व ज्यादा होगा। पूर्व पद प्रधान होगा। दूसरा चीज क्या होगा? यह जो पूर्व पद है या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। ठीक है, या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। अब आते हैं उत्तर पद। उत्तर पद कैसा होगा? उत्तर पद होगा गौड़। गौड़ का मतलब होता है जिसको हम महत्व कम देते हैं। प्रथम पद प्रधान वो होता है, या हम कहें कि यह मुख्य होता है। प्रथम पद मुख्य होता है और द्वितीय पद गौड़ होता है, मतलब इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसको कम महत्व दिया जाता है ना। दूसरे नंबर पे क्या होता है? दूसरा पद होता है संज्ञा। क्या होगा? दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। और प्रथम पद क्या होता है? या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े। पहले इतना चीज बता दो, इतनी चीज समझ में आ गई? हे बाबू इधर देखो, अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होगा? पहला पद या पूर्व पद? पूर्व पद मुख्य होगा या प्रधान होगा? जो नया शब्द बनेगा, हाँ, नया शब्द जो बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? जो प्रथम पद आ रहा है, जो पहले शब्द जुड़ेगा उसके हिसाब से बनेगा। वो कहलाएगा, कल की क्लास देख लेना धीरेन्द्र कुमार जी, थोड़ा इंट्रो टाइप दे दीजिए। कल की क्लास देख लेना, अभी मैं इसका एग्जाम्पल वगैरह बताऊंगा तो आगे की चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। और पूरी क्लासेस कल की क्लास देख लीजिएगा। कल में मैंने पूरे समाज के बारे में शुरुआत से बता रखा है। हाँ, इसका रहा एग्जाम्पल की बात, एग्जाम्पल अभी बताएंगे। पहले इतनी बात समझ में आ गई कि आपको पहला पद या पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले पद को हम उत्तर पद या पर पद कहते हैं। अब यहाँ पर देखो आता है अव्यय या उपसर्ग। अब अव्यय या उपसर्ग किसे कहते हैं? आपके सामने ये भी आता है ना। हम्म, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे
अव्यय का मतलब होता है अव्यय। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होना, खत्म होना या बदलना। अव्यय अर्थात जो व्यय ना हो, जो लिंग, वचन, काल और कारक इन चारों के अनुसार नहीं बदलता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। और किसी भी मूल शब्द से जो पहले लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। या तो अव्यय या उपसर्ग। जो उपसर्ग लगेगा वह भी अव्यय की तरह प्रयोग होगा अव्ययी भाव समास में, क्योंकि भाव कैसा होना चाहिए? भाव जो निकल कर आएगा वो अव्यय का आएगा। चाहे उपसर्ग का भले प्रयोग करें हम पहले पर, लेकिन भाव कैसा आएगा? भाव आएगा हमारा अव्यय का आएगा। पहला पद प्रधान होगा, समस्त पद या वाक्य में क्रिया विशेषण या एडवर्ब काम करेगा। जो पूरा का पूरा होगा, जो नया शब्द बनकर आएगा वह कैसा होगा? एडवर्ब की तरह काम करेगा। इसमें लिंग, वचन, अब ये देखो अव्यय भाव समास या अव्ययी भाव जो समस्त पद होता है वह लिंग, वचन और भक्ति विहीन रहता है। इसमें विभक्ति नहीं होगी। अगर हम इसको विभक्त करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, तो का, की, के जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जरा इसको एक चीज और, एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसी में नोट कर लीजिएगा कि इनको अलग करने पर जैसे दो पद बन जाएंगे। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अभी बताता हूं एक एग्जांपल लेकर के। जैसे एक ले लिया हमने आजन्म, अब इनको हम अलग भी कर लेते हैं ना, आ और जन्म। तो आ के बीच में और जन्म के बीच में, जैसे हमने लिखा ना रसोई के लिए घर, तो का, की, के या कोई भी इस तरह का योजक चिन्ह या कोई भी योजक शब्द या कोई भी इस प्रकार का लिंग, वचन या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतलब इनको अलग करने पर कोई भी विभक्ति चिन्ह हमें नहीं प्राप्त होगा। आजन्म शब्द है, जैसे आ हमारा उपसर्ग है और जन्म क्या है? हमारा संज्ञा है। तो जन्म से पहले आ लग गया, आ हमारा उपसर्ग भी है। और यहाँ पर क्या है? ये जो जन्म है इसका अर्थ जो नया शब्द बना आजन्म, इस आ की वजह से चेंज हो गया। नहीं तो जन्म का मतलब तो जन्म लेना है, लेकिन आजन्म जिसका नया अर्थ क्या निकलता है कि कोई ऐसा काम करने की बात कर रहा है कि जो पूरे जीवन काल की बात कर रहा है। लेकिन इस जन्म का मतलब जीवन काल कैसे बना? आ लगने की वजह से, अर्थात प्रथम पद प्रधान था, इसकी वजह से पूरा का पूरा इसका अर्थ बदल गया। अब यहां पर हम बात कर रहे थे आप लोगों से किसके बारे में भाई? वेरी गुड। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आपको इतनी चीजें मैंने बताई कि इसमें अव्ययी भाव समास में क्या क्या चीजें होंगी भाई। कि पहला पद या पूर्व पद होगा प्रधान, द्वितीय पद रहेगा संज्ञा, और जो पूरा का पूरा अर्थ निकलेगा वो अव्यय के अनुसार निकलेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास। और एक चीज मैंने और भी बताया था, दोनों पदों का रूप पृथक प्रयोग नहीं होता है। और ये जो है हमेशा प्रायः किस समास में आता है? अव्ययी भाव समास जो होता है हमेशा, या इसको यूं कहें कि प्रायः नित्य समास होता है। कैसा होता है? प्रायः नित्य समास होता है। नित्य समास। देखो जो ये पीडीएफ देता हूं ना, इस पीडीएफ में ये चीजें नहीं रहती हैं, क्योंकि ये यहाँ बैठा हुआ तो इसको मैं टाइप नहीं कर सकता, हर समय आता नहीं है दिमाग में कि मैं उसको टाइप कर दूं। जितना टाइप करने लायक हो वो मैंने कंटेंट दे रखा है, इसलिए आप कोशिश करें कि साथ साथ में नोट भी करते रहें। तो प्रायः नित्य समास कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास। और नित्य समास किसे कहते हैं भाई? जिस समास में दोनों पद स्वतंत्र रूप से पृथक, या यूं कहें दोनों पद स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता है। जिसमें या जिस समास में दोनों पद स्वतंत्र रूप से, प्रायः स्वतंत्र
रूप से प्रयोग नहीं होता। समझ गए कि मतलब जैसे दो पद जुड़ा, जैसे मैंने बताया यहां पर आ और एक शब्द था जन्म। अब हो सकता है जन्म को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर दें, लेकिन आ का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। आ जन्म दोनों जुड़ करके ही बनेंगे, लेकिन अलग करने के बाद किसी प्रकार की कोई विभक्ति नहीं रहेगी। ये कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा हूं जो किताबों में आपको नहीं मिलेगा, है ना। आकंठ, कंठ तक। अच्छा, जैसे हम कहें कि एक शब्द ले लेते हैं यथाशक्ति। अब इसके कुछ शब्द एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए हैं, जैसे अव्ययी भाव समास के। इसमें क्या बताया मैंने कि प्रथम पद या पूर्व पद की प्रधानता होती है, पहला पद अव्यय होता है, अंतिम पद क्या होगा, संज्ञा होगा या बाद वाला पद संज्ञा होगा, समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। पहला पद प्रायः छोटा होता है, जब उपसर्ग है तो छोटा ही रहेगा। शब्द में उपसर्ग लगा होता है जो कि किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय मतलब बाद में लगता है, लेकिन प्रत्यय का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। अब यहाँ पर एक नियम और है इस लाइन में, इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा, पहले ऊपर वाला नियम समझ लीजिए। जो अभी मैंने लिखवाया है या जो बताया है उतनी नियम समझ में आ गया हो तो अब मैं पहले एक एक एग्जाम्पल दे दूं, बाद में मैं इसको नियम पर लेकर के चलूंगा। अब ये नीचे वाला बाद में समझाता हूँ। हम्म, ठीक है। अभी कल ही समास शुरू हुआ है। अब देखो, आगे देखो, यहाँ पर ये इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसके जरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में ये अव्यय कह लो या उपसर्ग कह लो। जैसे आ है, यथा है, भर है, अनु है, बे है, प्रति है, हर है और बा है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं, है ना। देख लो ध्यान से, इसको नोट कर लो। अब ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि जिन शब्दों की शुरुआत आ, यथा, भर, अनु, बे, प्रति, हर और बा से होता है वह क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों की शुरुआत आ, यथा, भर, अनु, बे, प्रति, हर, बा, बे से होता है वह अव्ययी भाव समास में चले जाते हैं। ये तो हो गया आपका ट्रिक, एक तरीके से छोटी सी ट्रिक है। जैसे यहां पर दिया हमने यथाशक्ति, यथा समय, यथा, यथा उचित, यथोचित, यथा वाला हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ दे सकता हूँ, जैसे बीप्सा है, बीप्सा में हम क्या देते हैं, प्रतिदिन। जैसे दिन दिन प्रतिदिन होता है, दिन दिन प्रतिदिन, हर दिन के लिए प्रतिदिन प्रयोग के तरफ प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग लगा है। इसको विप्सा के या के योग्य कहूं, के अनुरूप कहूं। अनु, एक और भी आता है अनु, और रूप शब्द है, रूप संज्ञा है, अनु उपसर्ग जुड़ा, क्या हो गया, अनुरूप, मतलब किसी के अनुरूप, तो के योग्य के अर्थ में आता है, के योग्य। देखो कुछ चीजों को चाहे तो मैं यहाँ पर बता दूं, अभाव के रूप में जैसे आता है। अव्ययी भाव समास किसके रूप में आता है, अभाव में। अभाव में कैसे आएगा अव्ययी भाव समास, जैसे निर्जन, निर्जन, बड़ा ध्यान से समझिएगा, निर्जन। अब देखो निर उपसर्ग है और जन मतलब लोग, जन संज्ञा है, निर्जन, निर क्या है, अच्छा निर यहां नहीं दिया तो एक और लिख लो, अनु और निर भी इसी में आता है, अनु और निर।
ठीक है, अनु और निर भी शुरुआत में लगता है अव्ययी भाव समास में। चलें तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसमें हम क्या दे रहे हैं आपको, जैसे अनुरूप। अनुरूप का मतलब क्या होगा, अनु और रूप, किसी के अनुरूप। कहते हैं कि वह मेरे अनुरूप चलता है, मतलब मेरे अनुसार चलता है, वह मेरे अनुरूप है या मेरे योग्य है। या मैं कहूं निर्जन, मतलब जहां पर लोगों का अभाव है, अभाव के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है निर। जैसे निर्मक्षिक, जहां पर मक्षियों का, मक्खी का अभाव हो, निर्मक्षिक। निर्मक्षिक शब्द जैसे इधर लिख देता हूं मैं, अभाव के रूप में लिख सकते हैं, निर प्लस मक्षिक या निर प्लस मक्षिका भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नी का नी लग जाएगा, रा ऊपर चला जाएगा, माँ के निर्मक्षिक। निर्मक्षिक का मतलब क्या होता है, जहां पर मक्षिकों का अभाव है या मक्खी का अभाव है। अब एक समास में ही हमारे इसी अव्ययी भाव समास का तीसरा नियम क्या कहता है। अव्ययी भाव समास का तीसरा नियम कहता है, जहां पर क्या हो, जहां पर संज्ञा का दोहराव हो। कैसा हो बेटा, संज्ञा का दोहराव हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। अब यहां पर क्या लिख दिया मैंने, जहां पर संज्ञा का दोहराव होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कौन से शब्द ले सकते हैं हम, दिन दिन, दिन दिन, दिन दिन, रात रात, घर घर, नगर नगर, गली गली, गली गली सिम सिम, गली गली गल सिम सिम, गली गली, नगर नगर, घर घर, द्वार द्वार। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम, संज्ञा शब्दों का दोहराव कर रहे हैं। ये काली काली आंखें, क्या कह रहे हैं, ये काली काली आंखें में कौन सा समास होगा। अरे बड़ा ही जबरदस्त पूछा आपने। ये काली काली आंखें भूरी हो जाती हैं, है ना। मस्त नहीं, गलत उदाहरण दिया है, समझे। काली काली आंखें, अब सुन लो क्यों गलत है। एग्जाम्पल, बड़ा मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जो मैंने शब्द बोले हैं। मैंने कहा कि सारा ध्यान चारों ओर से हटा के सिर्फ मेरे पे लगा दो, लेकिन वो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा। जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों पर ध्यान दो। मैंने क्या बोला है, जहां पर संज्ञा का दोहराव हो वहीं पर अव्ययी भाव समास होगा। जहां पर
संज्ञा का दोहराव हो, वहीं पर ही अव्यय भाव समास होगा। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया काली काली। अब काली काली रंग है, और जहां रंग होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। तो जहां पर विशेषण का दोहराव होगा वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं होगा, और जहां विशेषण का दोहराव होता है वह कर्मधारय समास हो जाता है। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो अभी हम कर्मधारय समास पर नहीं पहुंचे हैं। अभी इतना ही ध्यान रखिए कि जहां पर सिर्फ मैंने एक ही शब्द बोला है, संज्ञा का ही जहां दोहराव हो वहीं पर ही लगाना। अब काली काली आंखें भूरी हो गई कि नहीं? समझ गए? घट घट पी गए, घट घट पी गए, घाट घाट पी गए। घट घट और घाट घाट में देखो क्रियाओं का दोहराव है। घट घट पीना क्रिया है, घाट घाट दिन दिन दिनों दिन हो जाएगा, रातों रात रातों रात रात रातों रात हो जाएगा, घर घर घरों घर हो जाएगा, नगर 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 ही रहने दो ना, अलग ही रहेगा तो कोई दिक्कत है? अच्छा जी, आगे पीछे ये सब क्या है? हैं? स्थान है, प्लेस का नाम है ना। हम्म। अब गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो गोरा गोरा जो मुखड़ा है वो क्या है? फेयर एंड लवली बना के बना है ना, तो इसका मतलब कर्म किया गया है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा पहनने के लिए क्या किया गया है? कर्म किया गया है। तो कर्मधारय समास होगा। अब ठीक है, अब चलें आगे। हाँ, किसने दिया था वैसे एग्जाम्पल? गोरा विशेषण। अरे लिखो लिखो लिखो। अब ये समास अपना खत्म हो गया, ये समास खत्म हो गया। अगले समास पे चलते हैं। अब हम देखो, अगला समास है आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? तत्पुरुष समास बहुत ही सिंपल है। तत्पुरुष समास, इसमें भी दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। प्रथम पद, या जिसको हम कहते हैं पूर्व पद, और उत्तर पद, दो पद इसमें भी रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये है तत्पुरुष समास है, तो मैंने आपको बताया था जो मम्मी नंबर 1 पे आ गई तो पापा नंबर 2 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुरुष प्रधान होगा, अर्थात द्वितीय पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा, और प्रथम पद गौड़ रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म है महत्व, लेकिन महत्व सबसे ज्यादा रहेगा तो रहेगा किसका? दूसरे पद का। उत्तर पद की या पर पद की प्रधानता रहेगी। ठीक है? मैं अगर प्रश्न करता हूं, एक शब्द देता हूं कि राजकुमार सख्त बीमार था।
कुमार क्या था? सख्त बीमार था। अब इस वाले पार्ट में वाक्य में अगर हम देखते हैं समस्त पद क्या है? समस्त पद दो पदों में यही मिलकर के बना है, एक राज और दूसरा कुमार मिलकर के बना समस्त पद जो है। विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? राजा का कुमार, राजा का कुमार। अगर मैं कहूं बीमार था, कौन बीमार था भाई? बीमार कौन था? प्रश्न का उत्तर दीजिए, बीमार कौन था? राजा बीमार था या कुमार बीमार था? अरे अभी आपने अलग अलग कर दिया ना। राजा का कुमार, राजा का पुत्र, तो बीमार कौन था? उत्तर क्या मिला? राजा। वेरी गुड, बहुत शाबाश, ऐसे करके आना। ठीक है ममता, राजा बीमार था। लिखा है राजकुमार सख्त बीमार था, तो मैंने पूछा इसमें कौन बीमार था? राजा बीमार था कि कुमार बीमार था? राजकुमार क्योंकि समस्त पद है, दोनों को अलग अलग कर दिया तो राजा का कुमार हो गया। तो बीमार कौन हो गया? राजा का बेटा या राजा का पुत्र या कुमार? तो कुमार क्या है? बाद वाला पद है या पहले वाला पद है? कुमार पहले वाला पद है या बाद वाला पद है? कुमार पहले आ रहा है या राजा पहले आ रहा है? बाद वाला ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर कुमार अर्थात तो किसका महत्व बताया जा रहा है? जो कर्म हो रहा है, मतलब राजकुमार सख्त बीमार है, तो बीमार कौन है? कुमार है। मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है? कुमार के बारे में। कौन? तो द्वितीय पद प्रधान अर्थात उत्तर पद प्रधान। प्रथम पद नहीं प्रधान है, द्वितीय पद प्रधान है, पर पद प्रधान है, या हम कहें उत्तर पद प्रधान है। पुत्र प्रधान है यहां पर, ठीक है ना? पुत्र। तो कौन बीमार है, राजा या कुमार? तो उत्तर है, स्पष्ट मिला आपको, कुमार है। तो इस प्रकार से उत्तर पद की प्रधानता है, मतलब बाद वाले पद की प्रधानता है। अब देखते हैं, वैसे तो हमारे इस तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है और दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। लेकिन व्यधिकरण या तत्पुरुष समास या समानाधिकार तत्पुरुष समास से पहले, या हम यूं कहें कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास कह लो या हम कह लेते हैं सिंपल समास। ब्लर हो गया, क्लियर नहीं आ रहा तो एक बार रुक जाओ, एक सेकंड, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा देखो, तत्पुरुष समास में दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कि भाई एक तो इसमें द्वितीय पद प्रधान रहेगा, द्वितीय पद प्रधान रहेगा, प्रथम पद गौड़ रहेगा। अच्छा, एक ट्रिक ये है कि भाई इनको अलग करने पर, है ना, दोनों पदों को अलग करने पर इसके बीच में क्या होता है? हमें परसर्ग प्राप्त होता है। दोनों पदों को, या हम कहें कि ब्रैकेट में लिख देते हैं समस्त पद को, समस्त पद का विग्रह करने पर, या दोनों पदों का विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य परसर्ग लगता है, परसर्ग लगता है, ठीक है ना? अब परसर्ग क्या होता है? परसर्ग हम कहते हैं कारक विभक्ति को। परसर्ग किसे कहते हैं? कारक विभक्ति को। कारक कितने होते हैं?
कारक होते हैं 8। कितने होते हैं कारक, जरा बताओ तो। एकदम मस्ती में झूम रहे हो आप लोग, जल्दी बताओ कारक कितने प्रकार के होते हैं। अरे कौन कौन से कारक हैं वो बताने हैं। नाम बताओ, नाम। सोना नहीं है, जाग जाओ नींद से, सुबह सुबह सो रहे हो। चलो ठीक 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 ठीक, बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने दिया है। मैं बता देता हूं, देखो कर्ता ने कर्म को, सिंपल नोट कर लो, कर्ता ने कर्म को, कर्म से ही स्टार्ट कर दे, कर्ता आएगा पहला। ठीक है, कर्म से स्टार्ट कर दिए हैं बहुत सारे बच्चे। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की रे नानी रे, और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। देखो 6 कारक तो आपके सामने ही लिखे हैं, आप देखें जरा, 6 कारक आपके सामने ही लिखे हैं। 2 कारक यहां से निकाल दिया गया है, एक प्रथम कारक जिसको हम कहते हैं कर्ता कारक, और लास्ट में होता है संबोधन कारक, अर्थात जैसे हम किसी को बुलाते हैं, कहते हैं काकी हो, बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। अजी सुनते हो, सुबह हो गई चिड़िया आई, दाना चुग कर चली गई। अजी सुनते हो, अजी शब्द संबोधन। अब देखो, यहां पर आपके सामने 8 प्रकार के समास होते हैं। इन 8 प्रकार के समासों की विभक्ति होती है, अर्थात जिसको हम परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। हाँ बिल्कुल, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, संबंध काकी रे नानी रे, काकी रारी नानी, अधिकरण में पर और हे अरे ओ संबोधन में प्रयोग करते हैं। हे अरे ओ, हे अरे ओ, अरे भाई इधर आना, अरे 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 इधर आओ, अरे ए, हाँ तुम्हें बुला रहे हैं, ए जरा, वो देखा था ना एक बार, ओ पीली टी शर्ट। तो ये जो प्रयोग किया जाता है ना, ये संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ तुम्हें ही बुला रहा हूँ पीली टी शर्ट, वैसे तुम्हें उधर बुला रहा था, तुमने बोल दिया तो तुम्हें ही बुलाने लग गया। आओ आगे आ जाओ। मोबाइल से दूर मत जाओ, सट के बैठो एकदम थोड़ी देर और। हम्म, चले आगे। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि तत्पुरुष समास में दूसरा और अंतिम पद हमारा प्रधान होता है, और समास के बीच में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जब उसको मिलाते हैं तो लोप हो जाता है, जब अलग करते विग्रह करते तो उसके बीच में हमें परसर्ग नजर आता है।
सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि जब हम दोनों पदों को अलग करेंगे तो इसके बीच में ये चिन्ह आएंगे। कौन कौन से चिन्ह आएंगे? तो चिन्ह आपके सामने है, देखो जरा, ये वाले चिन्ह नजर आएंगे। कहीं आपको को नजर आएगा, कहीं से, कहीं द्वारा, कहीं के लिए, कहीं से अलग होने के अर्थ में, कहीं का, कहीं की, कहीं में, कहीं पर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर ये कारक चिन्ह हमें देखने को मिलेगा, तो समझ जाएं कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, फिर भी एक एक करके हम जरा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। बगल में यहाँ दिया है, जैसे शरणागत, शरण को आगत, कर्म तत्पुरुष समास है। शरणागत, शरण को आगत, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्तलिखित। अब से है ना, जैसे कहते हैं कि राम ने रावण को बाणों से सीता हरण के लिए उसका सिर या सिर धड़ से अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। जरा यहां ध्यान से समझो एक एक करके मैंने क्या लिखा है। राम कौन है? करने वाला है। राम के साथ में क्या लगा है? राम ने। राम कौन है? कर्ता। कर्ता ने क्या है? कर्ता के साथ ने लगा। कर्ता ने कर्म को, किसको मार रहे हैं? राम, रावण को। तो रावण क्या हो गया? कर्म। कर्म के साथ में क्या लगा? को लगा है। कर्म के साथ को लगा है। कैसे? किससे मारा? बाणों से। बाण क्या है? कारण है, द्वारा। जैसे मैं कहूं कि यह किताब मैंने पेन से लिखी, मतलब यह कॉपी मैंने पेन से लिखी, यह कॉपी मैंने पेंसिल से लिखी। तो से द्वारा, से या द्वारा के अर्थ में जहां प्रयोग किया जाएगा, जैसे बाणों से मारा, तो किसके लिए मारा भाई? सीता हरण के लिए मारा। सीता को जो चुराया था, जो उसने ऐसा कर्म किया था, यहां पर हो जाएगा संप्रदान। सीता क्या हो गई? यहां पर सीता हरण क्या हो गया? संप्रदान हो गया। सीता हरण क्या हो गया? संप्रदान, है ना। अरे सुन लो, तुलसीकृत अभी करवा दूंगा, पहले इतना समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सी लाइन, लेकिन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। कारक हो या समास हो, बहुत सारी चीजें ऐसे करोगे तो ये आपको किताबों में एक लाइन तो मिल जाएगी, नीचे की लाइन खुद बनाई है मैंने। अब यहाँ दिया है, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर, यहाँ पर सर धड़ से अलग, तो धड़ मतलब होता शरीर, सिर को कहां से अलग किया? धड़ से। तो से अलग होने के अर्थ में अपादान, अपादान आ गया, अलग कर दिया। अब आगे देखो, यहां तक मैंने आपको करवा दिया अपादान तक। अब देखो जरा, हम इधर सुनते हैं, जैसे शरणागत, शरण को आगत। कोई शरण में मेरे आया है तो शरणागत हम कहते हैं भैया, शरणागत। या इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं गृहागत, गृह को आगत, गृहागत भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? पॉकेट मार, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। अब से लिखित क्या हो जाएगा? से हमारा तृतीय विभक्ति में आता है। वैसे से या से के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं करूं कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, तो कष्ट से जो साध्य है, कष्ट से जो सधे। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। रसोई के लिए घर, है ना। अब देखो के लिए जैसे आता है हथकड़ी, हथकंगन, हाथ के लिए कंगन। देशार्पण, देशार्पण क्या हो जाएगा? देशार्पण, अर्थात देश के लिए अर्पण, है ना। विद्यालय,
विद्यालय, विद्या के लिए आलय, के लिए हो जाता है, जैसे हथकड़ी है, जैसे रसोई है, जैसे अब देखो इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे हथकड़ी वगैरह के अलावा साला भी आता है, साला शब्द, कैसा साला, जैसे घोड़शाला, पाकशाला, भोगशाला, भोजशाला, मतलब किसी भी के लिए स्थान। भोगशाला क्या होता है, जहां पर भोजन परोसते हैं। पाकशाला जहां पर पकाया जाता है भोजन। के लिए में ये सारी चीजें आती हैं। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, बिल्कुल, देवपुत्र रणवीर। चलो, रोग मुक्त में देखते हैं, रोग से मुक्त, जहां मुक्त हो, हीन हो, जहां पर आपको दिखे मुक्त और हीन, समझ लेना, मुक्त दिखे और हीन मिले तो समझ लेना ये क्या है, हमारा अपादान में जाएगा। किसमें? अपादान में। जैसे मुक्त है, हीन है, रोग मुक्त है, नेत्रहीन है। हीन अर्थ जहां पर आए, अलग होने के अर्थ में, या फिर कहीं पर एक और, जहां पर तुलना किया गया हो, राम से सीता बहुत सुंदर थी, मतलब सीता राम से बहुत सुंदर थे, तुलनात्मक रूप हम बता रहे हैं, तो वहां पर भी अपादान कारक हो जाएगा। नूर जहां, नूर जहां सुनकर के देखो, बचपन में, बुरा मत मानना, बचपन में हमें कोई थी, एक कह के सुनाओ जरा तुम्हारा नाम क्या है, कहना नूर जहां जंजीरा बेगम। लंबा सा याद है किसी को? तेरे छोटा नाम है, और बड़ा सुनाओ, पूरा नाम सुनाओ सर जी, पूरा नाम सुनाओ, पूरा नाम सुनते सुनते बहुत देर हो गई। हम्म। स्वाभिमानी, स्वाभिमान, यह होता है हमारा अधिकरण, लोकप्रिय। अब पुत्र वाले में देखो, हाँ, देखो, पुत्र, का की के का प्रयोग जिसमें होगा, का की के, देवपुत्र, देव का पुत्र, देवपुत्री, देव की पुत्री, तो का की के जहां प्रयोग किया जाएगा बीच में, वो संबंध वाला चला जाएगा। हाँ, यहाँ दिया जाता है लोकप्रिय, लोग में प्रिय, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। तो यहाँ पर देखो, तत्पुरुष समास में पर अधिकरण में, का जो है काकी के, नानी मेरे, संबंध वाले में, अपादान, अलग होने के अर्थ में, हस्त मुक्त, मुक्त हस्त, जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, है ना, रोग से मुक्त, रोग से हीन, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां से, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, है ना, देश निकाला, देश से निकाला, जिससे इस तरह के शब्दों का प्रयोग जहाँ किया जाए, तो मान के चलना कि बाबू वहां पर क्या है, आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास। अब आगे के समास बहुत छोटे हैं, आगे के समास देखते ही धपा धप कर लेंगे। कर्मधारय समास कल हो जाएगा, द्विगु समास और द्वंद्व समास खत्म। बस उसके बाद तो बहुब्रीहि समास टकाटक हो जाएगा आप लोगों का। इसी के साथ में आज यहीं पर करते हैं समापन, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ समझ में आ रहा हो, मेन बात यह है आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, लेकिन समझ में इतना आए कि फिर भूलो ना। हाँ, चलो फिर, जय हिंद, जय भारत। मजा आ गया।